नमस्ते भाइयों, मेरा नाम मनोहर है, मैं एक शराबी हूँ। हाय मनोहर भाई। हाय। हाय ईश्वर ईश्वर की कृपा है और अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है। आज शराब नहीं पी दोस्तों, अच्छा लग रहा है। बेसिकली आफ्टरनून में मुझे फोन आया था कि स्पीकर मिल नहीं रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं क्या? तो मुझे बिना सोचे मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि शेयरिंग करना भी एक सर्विस है, ऐसा मुझे बोला जाता है। एंड मुझे जो मिला है अल्कोहलिक एनोनिमस से, या मेरे जो अनुभव हैं, वो मैं किसी किसी के सामने बांटता हूँ। तो कोई न्यूकमर है, उसको कुछ मेरी शेयरिंग से मदद मिल जाए, या फिर कुछ आइडेंटिफिकेशन हो, तो मेरा काम हो जाता है, ऐसे मुझे लगता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, हैप्पी जॉयस एंड फ्री, ये आज का डेली रिफ्लेक्शन भी है। तो मैं टॉपिक पे आने के पहले मैं थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बताऊंगा। मेरा जैसे कि हमारी स्टोरीज नॉर्मली व्हाट वी यूज्ड टू बी लाइक, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वी आर लाइक नाउ। तो हम कैसे थे, क्या हुआ और आज क्या है। तो ये फॉर्मेट में हमारी नॉर्मली शेयरिंग एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं मेरा पास्ट में कुछ बताऊंगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। मेरे मॉम डैड की जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। मेरी एक छोटी सिस्टर और मैं, तो उन्होंने जैसे तैसे हमको बढ़ाया, यू नो जो भी उनसे हो सका। उन्होंने ये सोच के बढ़ाया कि जो हम नहीं कर सकते हैं या जो हम नहीं कर पाए लाइफ में, वो शायद हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ कर पाए, खुश रह पाए। और उन्होंने काफी सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, मेरी सिस्टर के लिए लाइफ में। उनकी जो चीजें थी, जो उनको शान शौक जो भी है, वो उन्होंने नहीं किया। और वो पैसे या जो भी जरूरतें थी, वो हमारे लिए उन्होंने वो कभी भी यूज आए वैसा उन्होंने देखा। बट इस चीज का मुझे बिल्कुल भी एक ग्रेटिट्यूड नहीं था जब तक मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया नहीं, तब तक। मैं जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो मेरे फादर को मैं बहुत प्यार करता था। मेरे फादर मुझे साइकिल चलाना सिखाए, स्विमिंग करना सिखाए। बट मुझे ऐसे लगता था कि यार, ये मैंने खुद से किया है। यू नो मैं क्रेडिट कभी भी देता नहीं था किसी को कि ये इसकी हेल्प की वजह से हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये जो साइकिल मैं चला रहा हूँ, वो मैं खुद से सीखा हूँ, या स्विमिंग जो मुझे आती है, वो मैं खुद से सीखा हूँ। एंड धीरे धीरे जो बोलते हैं ना कि मेरे जैसा अल्कोहलिक के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए बिग बुक में, कि काफी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड, मैं बहुत स्वार्थी और आत्म केंद्रित किस्म का इंसान हूँ। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब आया, तो मुझे पता चला कि मैं तो शुरू से ऐसे था। मुझे अच्छे से याद है, मैं जब छोटा था तो मेरी नानी घर आया करती थी, और वो कुछ ना कुछ लाया करती थी हमारे लिए। मैं छोटा था तब। बट एक बार ऐसा हुआ कि वो आई और कुछ लेके नहीं आई। तो उसकी बैग मैंने खोली और मैंने पूछा उसको कि ये मेरे लिए क्या लाया है। एंड उसने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ उठा नहीं पाती हूँ, तो इस बार मैं कुछ नहीं लाई। और मैंने वो थैली ऐसे फेंक दी उसके सामने। और मैंने उसको कहा कि अगर तू कुछ लाई नहीं तो फिर आई क्यों, यू नो। तो मैं जो है ना, वैसे किस्म का था पहले से ही कि मैं बोलने के पहले सोचता नहीं हूँ। और कभी कभार ऐसे मुझे महसूस होता है कि मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। और वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आके मुझे पता चला कि मैं जो बोलता हूँ या जो मेरी सोच है, वो किस तरह की है। और जैसे मैं बढ़ रहा था,
तो मेरे जैसे शराबी का एक इंक्लिनेशन होता है गलत चीजों पे ज्यादा। मेरा झुकाव था पहले से ही। जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट थी मेरी, मैं हमेशा क्यूरियस रहता था। अ, नदी के किनारे कोई लेडी या कोई लड़कियां नहाने जा रही है तो उसको छुप के देखना, यू नो, ये उनका बदन देखना, ये क्या कर रहे हैं, ये सब मैं करता था। पता नहीं, ये पहले से मेरे में ऐसा था। एंड कुछ अलग ही फीलिंग आती थी मुझे। अच्छा लगता था मुझे वो सब देखना। एंड मैं जैसे बढ़ रहा था, मैं कुछ 6-7 साल का होऊंगा तभी। तो मेरे मॉम डैड मुझे बॉम्बे लेके आए। और जो जैसे कि मेरा बचपन गांव में बीता था, तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो स्कूल्स के बच्चे हैं, या फिर जो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो उसमें मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार मैं मतलब यू नो मुझ में कुछ कमी है। मैं घुलने मिलने नहीं पाता था लोगों में। मेरे स्कूल के लोग, जो मेरे स्कूल के जो मेरे साथ पढ़ने वाले होते थे, उनसे मिल नहीं पाता था ठीक से। एंड मुझे ऐसे लगता था कि यार मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है, मुझे तो इनकी जैसी इंग्लिश भी नहीं आती है। यू नो हमेशा मैं खुद को कम ही समझता था। और धीरे धीरे मैं बहुत जो बोलते हैं कि एक पासिंग मार्क लेके मैं पास होते गया। एंड जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था, जब मैं कॉलेज में था, तो मुझे वहाँ की जो लाइफ है वो काफी अट्रैक्ट करने लगी। वहाँ पे जो लड़के लोग या फिर जो पब में जाते हैं, बाइक में घूमते हैं, लड़कियों के साथ मूवीज जाते हैं, यू नो ये सब मुझे काफी अट्रैक्ट करता था। और मुझे ऐसे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पाता ये। अ, उस जमाने में जब मैं कॉलेज जाता था तो मैं बस से सफर किया करता था। तो पैसे नहीं होते थे, तो एक वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं होते थे, तो पब या मूवी जाना तो दूर की बात। तो ऑलवेज ये रहता था मेरे दिमाग में कि यार ये मैं नहीं कर पाता यार। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, या फिर अ, मैं इस इंडिया में पैदा ही होने वाला नहीं चाहिए था। ये मैं दूसरे कंट्री में किधर पैदा होना चाहिए। तो ये सब बोलते ना कि कभी भी समाधान ही नहीं था। मैं खुद, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ मी। मैं खुद से कंफर्टेबल नहीं था। एंड उसी दरमियान मेरे जीवन में शराब आई। और मेरा जो अनकंफर्टेबल, या जो मैं शाय किस्म का था, जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी मेरी, अ, उसको शराब ने दूर किया काफी हद तक। और अ, जो जो हैप्पी जॉयस एंड फ्री वाली जो फीलिंग है ना, वो आने लगी मुझे। मुझे हंसने आने लगा, मुझे मैं जॉयस होने लगा, मुझे खुशी महसूस होने लगी। यू नो हालांकि मैं तब उस पैसे से शराब पी रहा था जो मेरे फादर मुझे पॉकेट मनी दिया करते थे। एंड वो पॉकेट मनी मैं कैसे न कैसे बचा के वो शराब पीने के मौके ढूंढता था। एंड वो मौके मुझे मिलते भी थे। कभी दिवाली पे मेरे फादर ने कुछ दे दिए पैसे कि जा बेटा तू कुछ कपड़े खरीद ले अपने लिए, कुछ जूते खरीद ले, यू नो ये सब पैसे जब मुझे मिलते थे तो मुझे 1/3% वो जो पैसे मिलते थे उसका 1/3 मैं खर्चा करता था। और फादर को बोलता था कि मेरे पूरे पैसे खर्च हो गए, मैंने पूरे कपड़े या जो भी है ले लिया। और जो पैसे बचते थे बाकी के, उसके लिए वो पैसों के मैं मेरे लिए रखता था। मेरे शराब, मेरी जो पार्टीज में बैठ के या बार में बैठ के जो शाम से पीते हैं ना, वो फीलिंग मैं मुझे चाहिए थी वो, और वो मैं करता था वो पैसों से। एंड दोस्तों, ऐसे मौके ढूंढते ढूंढते लाइफ में बहुत कुछ आ रहा, धीरे धीरे लाइफ बढ़ रही थी। मेरे लाइफ में बहुत कुछ अफेयर्स हुए, लड़कियां आई। मुझे ऐसे लगता था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं ऐसे किस्म का सेल्फिश बंदा हूँ कि
मैं प्रिटेंड करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है वो सामने वाले को मैं बताता नहीं हूँ। यू नो, डुअल पर्सनालिटी हूँ मैं। तो मैं लड़कियों को कन्विंस कर लेता था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, यू नो। और मेरे मन में ऐसे चलता था कि यार ये कब मेरे साथ बेड पे आ जाए, है ना। तो उसको लड़कियों को जब इंटेंशन पता चलते थे तो बोलती थी कि शादी के बाद तो सब आपका ही है, तो इतनी जल्दी क्यों है। मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए रहती थी, मुझे शादी के बंधन में बंधना नहीं रहता था। तो मैं कुछ किसी न कुछ बहाने से उन लड़कियों से कट लेता था। ये सब चल रहा था। अ, शराब भी धीरे-धीरे बढ़ रही थी। मैं जब जॉब लगा तो जॉब लगने के बाद मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, और मुझे ऐसे लगने लगा कि ये तो अभी मेरा हक बनता है यार। कुछ पैसे घर पे दे दो और बाकी के मजे करो, यही तो लाइफ है। बिल्ड अप अपने जो बिग बुक में जो सिल्वर बोलता है कि वी वर माल एडजस्टेड टू लाइफ, वी वर फुल फ्लैट फ्रॉम रियलिटी। मेरी जो लाइफ में जी रहा था शराबियत में, मुझे लगता था यही लाइफ है यार। है ना। रियलिटी मुझे कुछ पता ही नहीं था, मतलब कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, किसकी सोच कैसी होनी चाहिए, ये कुछ नहीं था मेरे लाइफ में। मुझे ऐसे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है यार। एंड वही बार में एसी रूम्स में बैठना, वेटर्स लोगों को बड़ी बड़ी टिप देना। जैसे ही मैं बार में जाता था तो वेटर आके खड़ा हो जाता था, ग्लास पोंछना उसका, मेरे बिना बोले वो बॉटल रखना मेरा दारू का और पैक बनाना। ये अच्छा लगता था मुझे, यू नो। चार जन देखते थे कि अरे यार ये आया बंदा और इसको बिना पूछे वेटर ग्लास लाया, पैक बनाया, सिगरेट लेके आ रहा है इसके लिए, तो ये कोई तो है यार। और मैं वही दिखाने के लिए टिप ज्यादा दिया करता था दोस्तों। अ, मेरे जैसा जो ग्रैंडियोसिटी में जीने वाला इंसान, मैं मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत अच्छा लगता था। एंड शराब जो बोलते हैं ना कि एक मैं मॉडरेट ड्रिंकर था या सोशल ड्रिंकर था, फिर कब एक हार्ड ड्रिंकर बन गया, और एक विदाउट माय नोइंग एक जो थिन लाइन होती है एक रियल अल्कोहलिक की, वो मैंने कब क्रॉस कर ली वो लाइन मुझे कभी पता नहीं चला। और जैसे हमारे बिल डब्ल्यू भी बोलते हैं कि अल्कोहल सीज टू बी लग्जरी, इट बिकम नेसेसिटी। जो शराब मुझे लग्जरी लगती थी, जिसको पी के मैं हंसता खेलता था या फिर एंजॉय करता था, पिकनिक्स में जाता था, शादियों में नाचता था, वो लग्जरी रह नहीं गई मेरे लिए, अब तो मेरी नेसेसिटी बन गई थी वो शराब। और जो मैं कभी कभार पीने वाला हफ्ते में या फिर कभी कभी वीकेंड्स पे या फिर कभी बुधवार या शुक्रवार, ऐसे वार वार रख के पीने वाला मैं अब रोज पीने लगा था। और जैसे यहाँ बोलते हैं कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज, मुझे कभी पता नहीं चला। और मुझे ऐसे ग्रेट फील होता था कि मैं इतनी शराब पी के भी सुबह ऑफिस चले जाता हूँ यार। और मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते थे कि तू इतना पी के कैसे चले जाता है यार ऑफिस। और मुझे वो बहुत अच्छा फील होता था, यू नो। मैं दुनिया को बोलता था दोस्तों में कि यार तुमको पीना नहीं आता है यार, पीना है तो मेरे जैसे पीने का, नहीं तो पीने का हक नहीं। ये सब मेरी बातें होती थी। मैं जिस टेबल पे बैठता था वहाँ पे हम गाने गाते थे, मैं गाने भी गाता था पीने के बाद। और लोगों को मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत सुर में गा रहा हूँ। कोई उठ के चले जाता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था उस पे। या फिर कोई बैठा है तो मैं उसको पिलाता था कि भाई तू सुन मेरे गाने, मैं कैसे गा रहा हूँ मुझे बताते जा। और ऑब्वियसली है कि वो मेरी शराब पी रहा तो मेरी तारीफ ही करेगा कि भाई आप किशोर से थोड़ा कम गा रहे हो, बाकी तो पूरा किशोर ही हो। तो ये मजा आता था दोस्तों मेरे को। बट मैं वो जो शराब के जो चंगुल है ना उसमें फंस चुका था। और वहां से पीछे जाना शायद नामुमकिन
है ऐसा बिग बुक में लिखा हुआ है कि मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका था कि वो पीछे नहीं जा सकता। मैं मॉडरेट ड्रिंकर या सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता था। बट धीरे धीरे शराब जो है बैकफायर करने लग गई मुझे। मेरे काफी झगड़े होने लगे। मैं पुलिस स्टेशन में जब चले जाता था तो मुझे वहां पे पता नहीं चलता था कि मैंने गुनाह क्या किया और मुझे क्यों लाया गया है। दूसरे दिन मुझे दोस्त बताते थे कि कल एक पुलिस वाले से तू भिड़ गया, उसको गाली देने लगा, उसको बोला कि तू कमिश्नर को लेके आ, तू कौन है मेरे से बात करने वाला। तो ये सब हो रहा था दोस्तों लाइफ में। बोलते हैं ना कि रिलेशंस मेरे खराब हो रहे थे। अ, मेरे इन लॉस के साथ या फिर मेरे जो भी फ्रेंड्स जो है, फेयर वेदर फ्रेंड्स बोला है बिल्डोगू ने कि मतलबी दोस्त शायद वो मतलबी नहीं होंगे बट मैं मतलबी था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो वो दोस्त भी दूर होने लगे मेरे। और एक सिचुएशन ऐसी आई मेरे लाइफ में कि बिना शराब के मैं कुछ भी नहीं सोच सकता था। मुझे हर चीज के लिए शराब चाहिए होती थी। बोलते हैं ना कि कंपल्सरी मुझे पीना पड़ता था। रीजन बट ऑब्सक्योर बोला है कि वो मुझे पता नहीं उसका कारण, बट मुझे पीना ही पड़ता था, मेरे पास चॉइस नहीं बची थी। मैं नहीं चाहते हुए भी मुझे पीना पड़ता था। और इस दरमियान मेरे बहुत सारे पुलिस स्टेशन हुए। मैं बाइक से बहुत बार एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ। अ, और नौबत ऐसी आ गई कि मैं जो जॉब कर रहा था बहुत अच्छी जॉब थी मेरी। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जैसे मैं काम कर रहा था वहाँ पे, जो पोजीशन थी मेरी वो धीरे धीरे काम को इफेक्ट करने लगी। और मेरे जो काम का जो इंटरेस्ट है या जो कंसंट्रेशन लगता था वो नहीं दे पा रहा था मैं, और मेरी मिस्टेक्स होने लगी। बट जैसे मेरे जैसा एक शराबी, वो खुद की गलतियां मैं कभी मानता नहीं था। मैं मेरे जूनियर्स या जो मेरे साथ काम करते थे उनको ब्लेम किया करता था कि इनकी वजह से ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। ये सब चल रहा था लाइफ में, बट वो कितना दिन चलेगा। एंड एक दिन मुझे वार्निंग मिली कि भाई तुम सैटरडे से छुट्टी लेते हो और डायरेक्ट एक वीक पे चले जाते हो, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हारी। अगर तुम ऐसे करते रहोगी तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो दोस्तों मेरा जो ईगो होता है बहुत, जो सेल्फ एस्टीम, मैं खुद का जो इमेज बना के रखा हूँ मेरे दिमाग में, वो हर्ट हो गया। और मैंने बॉस को बोल दिया कि इतने साल मैंने यहाँ पे जॉब की है, 13-14 साल मैंने जॉब की है, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? और तुमको क्या लगता है कि ऐसी जॉब मुझे मिलेगी नहीं मार्केट में? तो मैं यहाँ पे तुमको रेजिग्नेशन देता हूँ। और दोस्तों मैंने उस अहंकार बोलिए या ईगो बोलिए, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। मैंने कतई भी सोचा नहीं कि मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर मैं एक ब्रेड विनर हूँ घर का, घर कैसे चलेगा। मैंने नहीं सोचा, ये मेरे ईगो के कारण मैंने वो जॉब छोड़ दी। और मुझे ऐसे लगता था कि यार मेरे जैसा इंटेलेक्ट बंदा जो इतना पढ़ा लिखा है, बहुत एक्सपीरियंस है, इसको तो हजारों जॉब मिलेंगे लाइफ में। तो क्यों ना थोड़े दिन शराब पी के एंजॉय किया जाए और फिर देखते हैं जॉब। और उस चक्कर में दोस्तों मैं राउंड द क्लॉक पीने लगा। मैं 1.5-2 साल तक मैं सुबह उठता था और सिर्फ शराब पीता था, नींद से उठता था सिर्फ शराब पीता था। और काफी कुछ इस दरमियान मेरी वाइफ मुझे छोड़ने की कगार पे थी। बहुत बार उसने खुद को मारने की भी कोशिश की। हालांकि वो डराने के लिए था मुझे, वो आज समझ में आता है। बट उस टाइम जब मैं डर जाता था वो सब देख के, तो मेरी कुछ दिनों के लिए शराब बंद हो जाती थी। लाइफ में मेरे एम्बिशंस क्या है, मैं क्या करना चाहता था और क्या हो गया, एक लूजर की भावना आने लगी थी लाइफ में। और मुझे ऐसे लगने लगा था कि यार ये लाइफ अभी शायद कुछ काम की नहीं है। तो मेरे माइंड में भी थॉट आते थे सुसाइड के। मैं बहुत बार स्टेशन पे बैठा करता था शराब पी के और सोचता था यार ये अभी एक मेल आएगी या ट्रेन आएगी तो कूद दूंगा इसके सामने।
बट वो डेयरिंग भी नहीं आती थी मेरे पास, क्योंकि फट्टू हूं ना मैं, तो सिर्फ दिखाने के लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास बहुत डेयरिंग है, मुझे बहुत ये है। बट एक्चुअल में नहीं रहता था वो। और मैं सोचता था एक क्वार्टर और पी लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। और फिर वो ब्लैकआउट, फिर घर कैसे गया वो, ये सब विशियस साइकिल चलता था दोस्तों। और समझ में नहीं आ रहा था कुछ। मैं घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। मैं अगर घर से निकलूं भी तो मेरी जो सर है वो हमेशा झुका हुआ होता था, क्योंकि आई कुड नॉट फेस द पीपल इन माय सोसाइटी। और जिस रास्ते से भी मैं गुजरूं तो कोई ना कोई मिल जाएगा, तो फेस करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। तो वो सर मेरा हमेशा झुका होता था। मैं एकदम सुबह घर से निकलता था और अंधेरा होता था तब घर को लौटता था। और जिस हालत में मैं लौटता था तो मेरे घर वाले बहुत एम्बेरसिंग फील करते थे, क्योंकि मेरी वजह से उनको जो अड़ोस पड़ोस है, जो रिश्तेदार है, वो ताने दिया करते थे। जो निर्दोष बच्चे हैं उनका तो कुछ दोष भी नहीं था, बट वो मेरे सोसाइटी के कंपाउंड में खेलते नहीं थे, क्योंकि बाकी बच्चे मेरे बच्चों को टॉन्ट मारते थे कि कल तेरे फादर ऐसे आए, कल तेरे फादर वैसे आए, कल तेरे फादर गिर गए, तो उन बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता था, तो दे स्टार्टेड गोइंग आउट, दे स्टॉप्ड गोइंग आउट। तो ये जैसे फैमिली डिसीज बोला है कि मेरी वजह से मेरी माँ बीमार हुई है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ बीमार हो गई है, उनके लाइफ में क्या एम्बिशंस है, उनको क्या आगे करना है, उनकी खुशी क्या है, वो सब भूल के वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो दोस्तों यही चल रहा था, और मुझे ऐसे लगने लगा कि यार मेरी वजह से इन लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है और मुझसे नहीं जिया जा रहा। पहले तो शराब के बिना नहीं जी पा रहा था, अब शराब पी भी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो जो जो नशा है, जो वो मजा भी नहीं आ रहा था और बहुत तकलीफ होने लगी थी। और शायद ऐसे लग रहा था कि अब शायद मेरी मौत तो सामने ही है। बहुत सारे हेलुसिनेशन होते थे मुझे रातों को, मैं रातों को अचानक उठ जाता था। देखता था सब सोए हैं, मैं अकेला जगा हूँ, फिर मैं ढूंढता था कहीं ना कहीं शराब छुपाई हुई, और अंधेरे में वो भटक के फिर सोता था। और सुबह उठने का मैं इंतजार करता था कि कब सुबह होगी और कब मैं फिर से पीने जाऊंगा। तो दोस्तों ये जो एक पैक पीने के बाद या एक क्वार्टर पीने के बाद जो मेरे को मेरी जो गिल्ट है, जो रिमोर्स है, मेरा जो फियर है, मेरी जो यूजलेसनेस की भावना है, ये सब मुझे शराब दूर करने में काफी हद तक मदद करती थी, मुझे हैप्पी जो फील कराती थी। बट बहुत कुछ बोलते हैं ना, इट्स रेपेशियस क्रेडिटर, ये एक एक चीज मेरे जिंदगी से निकाल के ले रही थी। एंड बहुत तो इच्छा थी, जैसे हमारे बिग बुक में भी बोला गया है कि इच्छा शक्ति या विल पावर हर चीज में काम करती है, बट शराब के मामले में मेरी विल पावर भी काम नहीं कर रही थी। मेरे घर वालों ने कोशिश की, मैंने की, नहीं हो रहा था, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स सब घूम रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। प्रोमिसेस किए वाइफ के साथ, मम्मी के साथ। और इसी दौरान दोस्तों मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी, और मुझे ऐसे लगने लगा था कि मेरे जो घर की एक चार दीवार है उसमें से एक दीवार गिर गई है मुझे, और फिर अकेलापन लगने लगा था। तो यही अकेलापन दूर करने के लिए मैं फिर से शराब के पास जाता था। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में शायद मेरे माता पिता या फिर मेरी वाइफ की जो भी भक्ति शक्ति, जो भी बोलिए, जो पुण्य उन्होंने किए, उसकी वजह से मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे मेरी शराब छूट पाएगी, या मैं जी पाऊंगा, या मैं क्या कर पाऊंगा। आई वॉज क्लूलेस, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे जैसे मैं आया तो शेयरिंग सुनने लगा, यू नो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग मुझे आई कि ये भाई लोग जो बोल रहे हैं वो मेरी स्टोरी बता रहे हैं। और जैसे बिग बुक बोलता है कि शराब शराब मैं शराबी हूँ कि नहीं, ये मुझे खुद को ढूंढना है। उसमें मुझे बोलता है कि when you honestly want to but you find you cannot quit entirely। मेरी दिली तमन्ना है
लेकिन छूट नहीं रही है मेरी शराब। बहुत कोशिश कर ली, ईमान से क्या मैं ईश्वर के सामने बोल, पैर झुका के सर झुका के सब बोल दिया है कि भाई मेरी छुटा दे, लेकिन छूटी नहीं। और व्हेन यू ड्रिंक यू डू नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर द अमाउंट यू टेक। और जब मैं पीने जाता हूँ तो मैं जाता हूँ एक क्वार्टर, लेकिन फिर मैं कितने पैक पी लेता हूँ, कैसे घर आता हूँ, ये मेरे खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। तो कितनी पैक पी रहा हूँ मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। तो मुझे बोला यू आर प्रोबेबली एन अल्कोहलिक, तो शायद तुम शराबी हो। अगर ऐसा है तो तुम एक डिसीज, एक इलनेस से गुजर रहे हो जो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही कॉन्कर कर सकता है। मतलब मेरी जो बीमारी जो मुझे बताया गया है कि ये थ्री फोल्ड डिसीज, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। तो ये धीरे धीरे मैं जैसे मीटिंग्स में आते गया, मुझे समझ में आने लगा कि जो दो धारी तलवार बोला है कि मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी, धीरे धीरे दोस्तों मैं मीटिंग्स कर रहा था। मुझे कई हफ्ते कई महीने हो गए थे। मुझे मीटिंग्स के बाद अच्छा लगता था, बट सुबह जब मैं उठता था तो वही रिग्रेट होता था, गिल्ट होती थी, फियर होता था फ्यूचर का, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता था। ये सब फीलिंग्स थी, सिर्फ शराब दूर हो गई थी, यू नो। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। लोग तो यहाँ पे शेयरिंग में बोल रहे हैं कि हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ, तो ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। तो दोस्तों मुझे बोला गया है कि स्पॉन्सर लीजिए, स्पॉन्सर के साथ स्टेप्स कीजिए, बिग बुक पढ़िए। एंड जब धीरे धीरे मैं स्पॉन्सर की मदद से जब बिग बुक पढ़ा या स्टेप्स करने लगा तो मुझे मेरी बीमारी का असली स्वरूप पता चला दोस्तों। फोर्थ स्टेप में मुझे बोलते हैं कि जो रिजनमेंट मैंने कैरी करके रखा हुआ है बचपन से, मेरे जो वेल विशर्स है, मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर है, रिजनमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर बोला है। और इसी से बहुत सारी आध्यात्मिक बीमारियों की जड़ है ये रिजनमेंट। तो वो तो मेरा तो हर चीज में रिजनमेंट था दोस्तों। मुझे अच्छे से याद है कि मैं बहुत जब मेरी जॉब नहीं थी मैं बहुत पीता था। और मेरे साले की शादी थी तो वहाँ पे गया हुआ था, तो मुझे ऐसे लगता था कि इन लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, मेरी जॉब नहीं है तो मुझे पूछ नहीं रहे हैं। सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई तो पूछ नहीं रहा है यार, मैं तो एक जमाई हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा। एंड वहाँ पे दारू बांटी जा रही है बट मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने देखा था मेरे तमाशे में पीने के बाद क्या करता हूँ। एंड मेरा वो ईगो जो है वो जाग गया। मैंने बोला कि यार तुम्हारी शर्म नहीं पीनी है, और मैं चले गया। मैं देख रहा था वहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, बट मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ यार। तो मैं चले गया पीने को, मैं गया था तो एक ही क्वार्टर पीने, लेकिन मैं ऐसे हालत में आया, फिर मैंने वहां पे आके जो डांस किया, पता नहीं कैसा डांस किया। मेरी सास को मैंने उल्टा सुल्टा बोला, मेरे ससुर को बोला, मेरी वाइफ को, ये सबको रुलाया मैंने शादी के एक दिन पहले मेरे साले की। और नेक्स्ट डे मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैंने, यार ऐसा ये तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब, यू नो। तो ये मेरा पर्सनैलिटी जो चेंज होता है शराब पीने के बाद, तो मुझे खुद को पता नहीं होता है यार मैं क्या बिहेव करता हूँ। और उसके बाद मैं जो रिजनमेंट कैरी करता था कि मैं बचपन से रिजनमेंट मेरे फादर और मेरे मॉम पे, कि मुझे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिलता है, अफेक्शन नहीं मिलता है, मेरी सिस्टर को ज्यादा मिलता है, ये जो जो भावना है ना रिजनमेंट, ये भर भर के कूट कूट के भरी थी मेरे में। और जब मैंने इन्वेंटरी ली तो तब मुझे पता चला कि यार इसमें से बहुत ज्यादा तो ये सब मेरे अच्छा ही सोचने वाले थे, कोई मेरा बुरा सोचने वाला नहीं था, बट मैं तो खामोखा रिजनमेंट पाल के बैठा हूँ। एंड फियर की मेरी इन्वेंटरी, मैंने बहुत सारे लड़कियों को फंसाया था, या फिर मैंने चोरी चमारी की थी पैसों के मामले में। मेरे शादी के बाद भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुए थे, वो शायद मेरी बीवी को पता नहीं चल जाए।
उस डर में रहता था, या फिर मैंने जो ऑफिस में जो धांधली की है या जो चीट किया है वो शायद मेरे बॉस को पता नहीं चल जाए। बचपन में जो किए हुए कांड, जो चोरी चोरी छुपके छुपके जो किए हुए, वो किसी को पता नहीं चल जाए। ये बहुत सारी फियर थी मेरे में। ये जो मैं जब इन्वेंटरी लेता हूँ, सेक्सुअल कंडक्ट कैसा था मेरा, मेरा सेक्सुअल कंडक्ट जो बोलते हैं ईश्वर ने दिया है मुझे इंस्टिंक्ट, सेक्स, सिक्योरिटी एंड सोशल, इन तीनों चीजों का मैंने किस तरह गलत वापर किया। मैं हर इंस्टिंक्ट का गलत वापर किया है। सोशली मुझे मनी, पावर, फेम चाहिए, है ना, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। सेक्स मुझे बहुत फिर वो कोई भी हो चलेगा मुझे शराब पीने के बाद। एंड ये सब चीजें मुझे धीरे धीरे पता चलने लगी दोस्तों। और मैं जब इन्वेंटरी ले रहा था तो मेरे मन में एक डर भी पैदा था कि ये सब मैं अगर बता दूंगा तो यार मेरा भांडा फूट जाएगा। बट बिल डब्ल्यू मुझे बिग बुक में बोलते हैं कि बी फियरलेस एंड सर्चिंग मॉरल इन्वेंट्री, पहले से निडर बनिए एकदम। तो ये धीरे धीरे मुझे पता था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा जो हमारे एक्शन का प्रोग्राम बोला है, फेथ, फेथ तो है गॉड पे, लेकिन ये एक्शन नहीं करूंगा तो शायद आई विल नॉट ओवरकम माय ड्रिंकिंग। जो लो लो स्पॉट्स या ट्रायल्स मेरे लाइफ में आएंगे आगे चल के, तो मे बी मैं मीटिंग के दम पे शायद नहीं रह पाऊंगा, मैं फिर से पी लूंगा। और मुझे दोस्तों वो दुनिया में फिर से नहीं जाना था, क्योंकि बोलते हैं कि टू बी डूम टू एन अल्कोहलिक डेथ और लिव द लाइफ ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस, या तो शराब पी पी के वही बदतर मौत, या फिर ये जो एक ही जो लाइफ है स्पिरिचुअल लाइफ, उस दोनों में से एक चुनना है। बट नॉट द इजी बोला है, इतना आसान नहीं है, बट कठिन भी नहीं है। तो एक दिलासा मिलता है मेरे जैसे शराबी को कि यार कर ले यार, बाकी लाइफ में तो सब कुछ करके देख लिया, अभी ये रास्ता भी करके देख लिया। एंड जब मैं ये सब मेरे ईश्वर को, मेरे को खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, ये सब मेरी गलतियां, ये मेरे ईश्वर को और मेरे स्पॉन्सर को एक ह्यूमन बीइंग बोला है, तो मेरे लाइफ में ह्यूमन बीइंग वाज माय स्पॉन्सर। तो जब मैं ये सब बताता हूँ, मेरे जो ईच डार्क ट्रेनी ऑफ माय पास्ट, ये सब जब मैं बताता हूँ तो आई फील नियरर टू माय क्रिएटर। मेरे जो जिसने मुझे बनाया है उसके नजदीक मुझे फील होता है, वो कॉन्शियसनेस फील होता है। एंड यही जो प्रोसेस है आगे, जो 6 स्टेप्स में मैं, मेरी जो जो भी है मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, मैं तैयार होता हूँ कि मुझे लस्ट की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ, मैं जेलसी फील वाला हूँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए ईश्वर, मुझे निकाल लो ये सब मेरे से। ये सब जब मैं तैयार होता हूँ तो 7 स्टेप में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे हायर पावर से कि ये सब मुझसे निकालिए, मैं नहीं रह सकता उनके साथ। एंड 8 स्टेप में जो लिस्ट मैंने बनाई थी मेरी, उसमें अमेंड्स करने हैं मुझे। मेरे जो फैमिली मेंबर्स है उनसे तो लाइफ टाइम अमेंड्स मुझे एक्शन के थ्रू करना है कि मेरे एक्शन में कैसे होगा वो। और बाकी जिन लोगों को मैं फेस नहीं कर पाता था उन लोगों से मैं सॉरी बोल के, मेरे मैंने एक बंदे के पैसे ले रखे थे, उसको मैं फेस नहीं कर पाता था, वो मुझे दिखता तो मैं छुप जाता था। और जब मैंने उसको पैसे दिए तो वो खुद भूल गया था कि उसने मेरे से, तो मैंने उससे पैसे लिए तो। बट यहाँ पे बोला है कि आपको देना ही है, भले उसने नहीं भी लिया है, नहीं भी मांगा है तो ये जब सब अमेंड्स करता हूँ मैं जिसके सामने, तो ये बोलते हैं ना कि जस्ट सॉरी वोंट फिट द बिल। सिर्फ मैंने जो जो लोगों का दिल दुखाया है, सिर्फ सॉरी बोलने से नहीं होगा यार। मुझे वो अंदर से गिल्ट फील होना चाहिए कि मैंने जो किया है उसका असली में मुझे पछतावा होना चाहिए। और वो मिस्टेक मैं शायद कभी रिपीट ना कि नहीं करूँ, वो मेरी भावना होनी चाहिए, तब जाके मुझे ईश्वर माफ करता है। और ईश्वर तो बोलते हैं यार कि एग्नोस्टिक्स में बोला है कि इन एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, हर एक स्त्री, पुरुष या बच्चे में बेसिक फंडामेंटल आइडिया ऑफ गॉड, वो ईश्वर रहता है हमेशा, बट इट इज ऑब्सक्योर्ड बाय पॉम्प, वर्शिप ऑफ अदर थिंग्स और कैलामिटी।
ये जो ईश्वर जो है वो कहीं न कहीं छुप जाता है या खो जाता है, क्योंकि मैं जो है मेरे लाइफ में जो कैलेमिटीज़ होती है, मेरे फादर की डेथ या मैं वर्शिप का जो पावर, मनी, फेम को जो पूजा करता हूँ, या फिर ये सब जो चीज़ें हैं उसकी वज़ह से मैं ईश्वर से दूर होने लगता हूँ। ईश्वर तो अपनी जगह पे था, हमेशा काम कर रहा था, लेकिन मैं उसके अस्तित्व को नकार रहा था। तो ये जो मैं स्टेप्स करता हूँ, ये जब 9th स्टेप तक मैं पहुँचता हूँ, तो वो फीलिंग आती है मुझे कि एक लाइफ, मेरे आइडियाज़ एंड एटीट्यूड, जो आउटलुक अपॉन लाइफ में, जो मेरा जो सोचने का तरीका है, जो मैं लाइफ को देखने का तरीका है, या फिर मैं जो हमेशा डर में रहता था, वो नहीं रह जाता अब मेरे पास। मैं फेस कर सकता हूँ लोगों को। शराब मेरी समस्या अब दूर हो गई है। मुझे मुझे वो मेरा जो ईश्वर है वो ऑब्सेशन मेरा लिफ्ट करा देता है। ये सब फीलिंग्स आती है, ये सब प्रोमिसेस में है। एंड फिर से एक फीलिंग आती है कि यार ये जो ज़िंदगी मेरी दी है वो मेरे ईश्वर ने मुझे फिर से दी है, ताकि मैं जो गलतियाँ किया है वो फिर से ना करूँ। आज भी मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी है। मेरी बेसिक प्रॉब्लम मैं खुद ही हूँ। मेरी जो सोच है, मैं काफ़ी रिज़नफुल हो जाता हूँ आज भी। मैं काफ़ी लस्ट के पीछे मेरे थॉट्स चले जाते हैं, यू नो बट मैं शेयर आउट कर देता हूँ मेरे स्पॉन्सर से या मीटिंग में, तो उस थॉट से खेलना मैं बंद कर देता हूँ ना, तो वो मुझे माफ़ कर देता है मेरा ईश्वर। तो ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस एक्शन का जो प्रोग्राम है 4 टू 9, और 10 स्टेप में मुझे रोज इन्वेंटरी लेनी है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं आज दिन में कभी गलत हुआ, क्योंकि स्पॉट इन्वेंटरी के लिए मैं अभी इतना काबिल नहीं बना हूँ कि मुझे फटक से पता चले कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। तो ये स्पॉट इन्वेंटरी तो अभी मुझसे नहीं होती है, बट मैं जब रात में जब लेता हूँ मेरे पूरे दिन की इन्वेंटरी, तो वहाँ पे मुझे पता चलता है कि मैं आज कहाँ सेल्फिश था, मैं कहाँ आज डिसऑनेस्ट था, आज मैं कहाँ डरा हुआ था, आज मैं किसी के बारे में रिजनफुल था क्या। तो ये सब देखता हूँ तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस एक प्रॉमिस करती है मुझे कि हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ, जो आज का टॉपिक है मेरा। तो वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जो जो पैसे, मुझे कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, उसकी चिंता, ये सब मुझ में नहीं रह जाती है। और यही शायद मुझे चाहिए था, जो वैक्यूम जो पैदा हो गया था जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, शराब छूटी, तो एक पोकड़ी पोकड़ी बोलते हैं ना मराठी में, वो निर्माण हो गई थी। उसको भरने के लिए मेरे को स्टेप्स करने पड़े, और मेरा जब वो जो वैक्यूम जो मेरा था हायर पावर फिल करता है, तो मुझे किसी के मेरे साथ होने का कॉन्शियस फील होता है, और उसको मुझे हमेशा मेंटेन करना है, क्योंकि ये जो मेरा जो प्रोग्राम है, या फिर जो भी लाइफ मिली है मुझे, एक दिन के हिसाब से मिली है। और आज मुझे ये भी पता है कि आई एम नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म। मैं शराब से मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, वो एलर्जी अभी भी है। बट आज मुझे वो एलर्जी, एलर्जी अगर वो शराब पीता हूँ तो एलर्जी फिर से एक्टिवेट होने ही वाली है, क्योंकि बिग बुक में भी ऐसे स्टोरीज, या हमने भी बहुत सारे भाइयों के अनुभव सुने हैं कि 20 साल के बाद स्लिप हो गया, और ऐसे हो गया, वैसे हो गया। बिग बुक में एक स्टोरीज है, एक 25 साल में 30 इयर्स में छोड़ता है, और 55 में फिर से पीता है, और 4 साल में मर जाता है। हालांकि उसके पास काफी पैसे हैं, सब कुछ है, डॉक्टर्स है उसके पास बड़े बड़े, लेकिन वो नहीं बचा पाता है, क्योंकि जहां से मैंने मेरी शराब छोड़ी है वहां से वो पिकअप होती है। तो दोस्तों, ये सब अगर मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ, ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस क्या बोलती है, वो कहाँ से आई, ये सब अगर मैं पढ़ता हूँ लिटरेचर, तो एक ग्रेटिट्यूड की भावना आती है कि मेरे से पहले जो आए हैं, जो फाउंडर्स को फाउंडर्स हैं, उन्होंने किस तरह का सेक्रीफाइस किया है। उन्होंने अपनी लाइफ, मेरे जैसे एक शराबी को एक जीवन दान मिले, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या त्याग किया है। तो ये सब फीलिंग मुझे आती है कि यार मैं तो उस मुकाबले कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो एक ग्रेटिट्यूड की भावना आती है। एक मेरे जैसा एक शराबी आज मेरे कल से कम नहीं है। आज मैं यू नो
एक समाज में एक फिर से एक सिटीजन बन के चल सकता हूँ। बहुत लोगों को तो ये लगता भी नहीं कि इसके साथ ये चमत्कार कैसे हो गया। तो मुझे भी कभी-कभी मैं देखता हूँ कि मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो कैसा था और आज कैसा हूँ। तो ये एक ग्रैटिट्यूड की भावना आती है अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति, और ईश्वर जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दिलाया, मेरे स्पॉन्सर, मेरा जो स्पॉन्सर है, जो लिटरेचर है, मैं कुछ नहीं हूँ यार। मैंने सिर्फ मेरा जो बुद्धि है, मेरा जो इंटेलेक्ट है, वो सब साइड में रख के मैंने जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। और अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे डेफिनेटली हैप्पी एंड जॉयस एंड फ्री लाइफ जीने में बहुत बहुत मदद होती है। और बस मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा। आज सभी भाइयों ने मेरा शांति से सुना और मुझे हेल्पिंग हैंड ग्रुप के लोगों ने बुलाया बोलने के लिए, मेरा अनुभव यहाँ पे रखने के लिए। उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।